गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। और इसी के साथ टॉपिक जुड़ा रहता है विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस तरह से हम इस टॉपिक को यहाँ विद्युत क्षेत्र के लिए कर रहे हैं उसी तरह से इसी तरह का टॉपिक हम मैग्नेटिज्म में भी करेंगे, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल न कहकर के वहाँ मैग्नेटिक डायपोल के लिए होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं। हमने मान लिया भाई कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट कराने की बात करते हो। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है आपका। इलेक्ट्रिक डायपोल जब भी ये बात आती है तो मान लो माइनस क्यू, ये माइनस क्यू आवेश और इधर ये प्लस क्यू आवेश और इसकी जो डिस्टेंस होती है 2L और ये यहाँ पे इस समय मान लो एट एनी टाइम ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन आप इसको रोटेट कराने की बात कर रहे हैं। इसमें जब आप रोटेट कराओगे तो डेफिनेटली किसी एक एंगल से दूसरे एंगल तक लेकर के जाओगे। तो मान लीजिए हम θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट कराने की बात कर रहे हैं। हमने माना कोई विद्युत ध्रुव AB है। ये जो विद्युत ध्रुव AB है इसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र E में θ1 एंगल से लेकर के θ1 से लेकर के और θ2 तक रोटेट कराने में वर्क डन निकालने की बात करना चाहते हैं, कार्य निकालना चाहते हैं। देखिए, जब भी वर्क डन की बात आती है, कार्य की बात आती है, तो फिर हमें लौट करके 11th वाले टॉपिक पे जाना पड़ता है। भाई कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। लेकिन आपको यह भी समझना होगा वहां दो तरह की बातें आती थी। दो तरह की बातें, एक तो कार्य जब निकाल रहे हैं जब बल हमारा कांस्टेंट है और एक कार्य तब निकाल रहे हैं जब बल हमारा वेरिएबल है। तो उस समय अगर हम मान लीजिए एंगल को बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो फिर हम कार्य W लिखते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट ये होता था, लेकिन यहां पे फोर्स क्या होता था? कांस्टेंट। W=F इनटू S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट, या F.S लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो पहले छोटा वर्क डन निकालते हैं dW=F.ds और फिर देन टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देते हैं? इसका इंटीग्रल F.ds और इंटीग्रल पे लिमिट लगा देते हैं, मान लीजिए S1 से S2। लेकिन ये कब किया जाता है? जब F हमारा कैसा है? वेरिएबल। जब फोर्स हमारा वेरिएबल है, बदलने वाला है, चेंज होने वाला है, यानी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते हैं और फिर उसका क्या करते हैं? इंटीग्रल। लेकिन ये कहां पर है? ये लीनियर मोशन में है। ये कहां पर है? दोनों फॉर्मूले हमारे कहां यूज हो रहे हैं? ये इन लीनियर मोशन। ये लीनियर मोशन के लिए बात की जा रही है। लेकिन यही चीज अगर रोटेशनल मोशन में आ जाए, मतलब अब आप वर्क डन निकालना चाहते हो, किसी घूमती हुई चीज के लिए निकालना चाहते हो, तो वर्क डन अब रोटेशनल मोशन में क्या होता है भाई? फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो इन रोटेशनल मोशन में क्या हो जाता है? वर्क डन W हो जाता है, फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाएगा तो टॉ इनटू थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब टॉर्क आपका कैसा है? कांस्टेंट है। लेकिन अगर टॉर्क वेरी कर रहा होगा, टॉर्क वेरिएबल होगा, तो फिर वहां भी हम dW=टॉ इनटू d थीटा निकालेंगे और फिर W निकालने के लिए उसका इंटीग्रल कर देंगे टॉ d थीटा और लिमिट ले लेंगे θ1 से θ2। लेकिन ये कब है? जब टॉ वेरिएबल है। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। तो ये जो वर्क डन निकालने का तरीका है ये कौन से उसमें है? ये रोटेशनल मोशन में है। और वास्तव में यहां क्या करना चाहते हो आप डायपोल को रोटेट करने की बात करना चाह रही हो। अब जब डायपोल को रोटेट करने की तुम बात कर रही हो तो डेफिनेटली लीनियर वाले फॉर्मूले तो लगने नहीं है भाई। फॉर्मूले कौन से यूज होंगे? रोटेशनल मोशन वाले। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा कि यहां इस पे टॉर्क कितना लग रहा है।
तो टॉर्क का फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, एंड द टॉर्क इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा इक्वेशन फर्स्ट। दिस टॉर्क इज डिपेंड ऑन द एंगल थीटा। भाई ये जो टॉर्क है ये हमारे कोण पर निर्भर कर रहा है, कोण थीटा पर निर्भर कर रहा है, और जब ये कोण पर निर्भर करेगा और आप उसको रोटेट कराओगे इसका मतलब एंगल चेंज होगा, और जब एंगल चेंज होगा तो डेफिनेटली टॉर्क क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हो कि यहां पर जो टॉर्क है वो कैसा है, ये टॉर्क वेरिएबल है। हमने पता लगा लिया भाई टॉर्क हमारा वेरिएबल है, इसका मतलब अब हम इसको घुमाने में जो वर्क निकालेंगे उसको एक साथ नहीं निकाल सकते, पहले एक छोटा सा वर्क डन निकालना पड़ेगा, फिर टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। देन अब हम क्या करेंगे, इसको एक छोटे एंगल से रोटेट कराने में वर्क डन निकालेंगे। देन द वर्क डन इन रोटेटिंग एन एंगल एंड स्मॉल एंगल d थीटा, तो फिर छोटा वर्क डन dw इक्वल टू हो जाएगा टॉ इनटू d थीटा, एंड टोटल कार्य कुल कार्य, और कुल कार्य के लिए क्या कर देंगे बेटा इसका इंटीग्रल, तो w इज इक्वल टू इंटीग्रल टॉ d थीटा। लेकिन इंटीग्रल करते समय लिमिट लगानी पड़ती है कहां से कहां तक, और हम मान के चल रहे हैं θ1 से θ2, तो लिमिट लग गई θ1 से θ2, तो w इज इक्वल टू θ1 θ2, टॉर्क की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लगा दी तो PE sin थीटा d थीटा, जो चीज तुम्हें कांस्टेंट लगे उसे इंटीग्रल से बाहर कर दो, w इज इक्वल टू PE बाहर आ गया, इंटीग्रल sin थीटा d थीटा, ये θ1 θ2 और ये sin थीटा d थीटा, PE sin थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है, जल्दबाजी में स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। sin थीटा का होता है माइनस का cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, और लिमिट नीचे θ1 और ऊपर θ2। लिमिट लगाने का सिंपल तरीका होता है, पहले अपर लिमिट किसकी जगह पे, जो d के साथ होता है यानी थीटा की जगह पे, और माइनस करके लोअर लिमिट। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन को बाहर ले लो, माइनस के PE, और ये हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। चाहो तो माइनस साइन अंदर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो उस केस में फिर w इक्वल टू निकल के आ जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2, और ये वर्क डन का फॉर्मूला निकल करके आ गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए कि फाइंड आउट द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, तो θ1 की जगह पर 30 डिग्री लगाएंगे और θ2 की जगह पर 60 डिग्री लगाएंगे और सॉल्व करके आंसर को ले आएंगे। बस इतना ध्यान रखना होगा, वहां P और E की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। अगर E की वैल्यू गिवन है, P गिवन नहीं है, तो P इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q इंटू 12, तो Q और 12 हमारे पास अलग अलग होंगे, तब भी हम उस P की वैल्यू निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए खैर, अब हमारा आधा काम तो हो गया, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र को घुमाने में किया गया कार्य तो निकाल दिया हमने। अब हमारा टॉपिक जुड़ता है इसके साथ विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, जब भी बात पोटेंशियल एनर्जी की आती है तो पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली कोई ना कोई वर्क होता है, वहां पर कोई ना कोई जो वर्क किया गया है वो वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसा कि मैं अभी पिछले वीडियो में भी दे रहा था, मान लो ये जमीन पर पड़ा हुआ और इसे उठा करके यहां तक लाए, तो इसे उठा के यहां तक लाने में जो वर्क हुआ, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां हम कैसी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, और इसमें आप इसको रोटेट करा रहे हो, तो रोटेट कराने में जो वर्क हुआ, इसका मतलब ये वर्क ही एक तरह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन जब भी बात पोटेंशियल एनर्जी की आती है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, हमें एक ऐसा बिंदु मानना पड़ता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया जाता है। आपको ध्यान हो 11वीं क्लास में जब आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला ड्राइव किए थे, तो वहां पर इनफाइनाइट को लेते थे और इनफाइनाइट पे एनर्जी को जीरो माना करते थे। ऐसे ही यहां फॉर पोटेंशियल एनर्जी वी चूज ए रेफरेंस पॉइंट, बट अब यहां इनफाइनाइट तो ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हो, आप तो इसको घुमा रहे हो, रोटेट करा रहे हो, तो अनंत कहां से आ गया, यहां इनफाइनाइट कहां से आएगा, यहां तो एंगल होना चाहिए। अब एंगल के लिए देखिए तो ये वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस पे, और हम चाहते हैं कि रेफरेंस पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां पर एनर्जी जीरो हो, और तो कॉस पे डिपेंड कर रहा है, तो कॉस जीरो, कॉस में वैल्यू जीरो किसकी होती है, 90 डिग्री की, तो हमें वो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा 90 डिग्री। तो वी टेक
रेफरेंस पॉइंट यानी θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा। फिर 2 को 2 क्यों मान लेंगे, तो सिंपल एक थीटा मान लीजिए उसको। तो ये हमें फॉर पोटेंशियल एनर्जी समझ गए ना, उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए ये हमें चूज करना पड़ेगा। फिर तो वी टेक θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा। किसके लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए। आप ऐसे लिख सकते हो उसमें कि स्थितिज ऊर्जा के लिए एक रेफरेंस बिंदु क्या ले लिया, θ1 इक्वल टू 90 डिग्री चूज कर लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसलिए उसको चूज कर लिया। तो अब आप देन तो W क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो U इक्वल टू PE और ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस के cos थीटा। U इक्वल टू PE, इसकी वैल्यू हो गई 0 माइनस cos थीटा, तो इक्वल टू ये आ गया माइनस का PE cos थीटा। तो कुल मिलाकर के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस का PE cos थीटा। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं, और चाहो तो और इसको U इक्वल टू लिख सकते हो माइनस के P डॉट E, क्योंकि A डॉट B इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा, तो PE cos थीटा को लिख देंगे P डॉट E। तो इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट कराने में वर्क डन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ जो मेन पॉइंट एक और ध्यान रखने वाला है वो है, दो स्टेट हुआ करती थी, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, जो कि आपने टॉर्क में पढ़ा था। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ करता था कहां पर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां होता था, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर। तो कभी कभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ लेता है, तो आप ध्यान रख देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कहां पर, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो निकल के आएगी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस के PE cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस का PE, और ये वास्तव में कैसी होती है, मिनिमम, और ये इस सिचुएशन कैसी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात है, यानी ये स्थायी संतुलन की बात है। स्थायी संतुलन में, तो स्थायी संतुलन में उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, माइनस का PE। और अगर अस्थायी संतुलन की बात आप करना चाहते हो, सेकंड पॉइंट अगर यहां ले लेते हैं हम अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन का मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री जब इसमें लगाओगे तो cos PE cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो U इक्वल टू आ जाएगा प्लस का PE। और ये जो होती है ये कैसी होती है, मैक्सिमम, ये एनर्जी अधिकतम होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ साथ ही साथ कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी स्टेबल स्थायी संतुलन की स्थिति में उसकी जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है, और अस्थायी संतुलन की स्थिति में उसकी जो ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। तो ये दोनों पॉइंटों को आपको ध्यान रखते हुए समझना होगा, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। थैंक यू।